Hello UGC aspirants, how are you all? I welcome you to EdUncle platform, that is EdUncle UGC Net की तैयारी. I am Sahil Balara, an expert faculty in General Paper 1, Commerce and Management. आप लोगों को पता है हम प्रहार सीरीज कर रहे हैं जिसमें हम 60 बाय 60 करा रहे हैं. दैट मीन 60 मिनट्स में 60 क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं. सो जनरल पेपर 1 की सीरीज चल रही है. सो लेट ना करते हुए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बिकॉज हमारे पास 60 मिनट्स ही हैं, राइट. सो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? द रिसर्च दैट एक्सप्लोर न्यू फैक्ट्स थ्रू द स्टडी ऑफ द पास्ट इज कॉल्ड. फर्स्ट इज फिलोसफिकल रिसर्च, B is historical research, C is mythological research, D is all of these. So ये बताइए, जब ये एक ही रिसर्च के बारे में बात कर रहा है, दैट एक्सप्लोर न्यू फैक्ट्स थ्रू द स्टडी ऑफ द पास्ट, सो ऑल ऑफ द इज तो हो नहीं सकता. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट पास्ट, quite common sense कि we are talking about historical research, isn't it? So the answer for this particular question is B, that is historical research is the research that explore new facts through the study of the past, right? Question number 2, which among the following is a statistical analysis tool? आपको बताना है कि statistical analysis tool कौन सा है इन चारों में से. A is SSRN, B is ResearchGate, C is SPSS and D is none of these. तो आपको बताना है कि इसमें से रिसर्च एनालिटिकल टूल कौन सा है. सो रिसर्च गेट क्या है? सब लोगों ने रिसर्च गेट के बारे में सुना ही होगा कि यहाँ पर जितने भी रिसर्चर्स होते हैं अपने पेपर शेयर करते हैं, राइट. सो रिसर्च गेट तो हो नहीं सकता. इट इज़ फॉर द पेपर सर्च और पेपर पब्लिश. So the answer for this particular question is C, that is SPSS. SPSS is a statistical tool that is used for statistical analysis. I hope आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा and we will be moving to the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन हेयर इज अ थीसिस इज वीक व्हेन. आपकी थीसिस वीक कब होगी? तो 4 पॉइंट से रखें, आपको बताना है कि कौन सा पॉइंट ठीक है. ए इज इट कंसंट्रेट ऑन अ स्पेसिफिक एरिया ऑफ अ जनरल टॉपिक. कि अगर किसी भी एक जनरल टॉपिक के स्पेसिफिक एरिया पर जाते हैं तो हमारी थीसिस वीक है, ऐसा तो कुछ नहीं होता. इट इज अ प्रिसाइज इनफ टू अलाउ फॉर अ कोरेंट आर्ग्यूमेंट. सी इज इट इज सिंपली अ डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट यू विल डिस्कस इन योर एसे. D is present a relevant and specific argument. So अगर आप कंसंट्रेट कर रहे हो एक स्पेसिफिक एरिया पे, एक जनरल टॉपिक पे, तो ऑब्वियसली आपकी थीसिस अच्छी होगी. इट इज़ प्रिसाइज इनफ टू अलाउ फॉर अ कोरेंट आर्ग्यूमेंट. अगर आपकी जो थीसिस है वो प्रिसाइज है बहुत और उस पर आर्ग्यूमेंट हो सकता है, तो इट्स अ गुड थीसिस, उसे वीक नहीं बोलेंगे. इट प्रेजेंट अ रेलेवेंट एंड स्पेसिफिक आर्ग्यूमेंट. अगर एक रेलेवेंट है, उससे रिलेटेड है और स्पेसिफिक भी है, तो ऑब्वियसली इट्स अ गुड थीसिस, राइट. वो वीक कब होगी? जब आप उसे अच्छे से बनाएंगे नहीं. तो सी ऑप्शन में क्या है? इट इज अ सिंपली अ डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट यू विल डिस्कस इन योर एसे. तो जो अपने अपने ऐसे में डिस्कस किया वही आपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, तो वी कैन से दैट योर थीसिस इज वीक. सो द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज डायडिक कम्युनिकेशन. डायडिक मतलब टू. सो दो लोग कम्युनिकेशन करते हैं तो उसे क्या बोला जाता है? इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल, ग्रुप कम्युनिकेशन या फिर पब्लिक कम्युनिकेशन. सो ग्रुप और पब्लिक तो नहीं होगा, बिकॉज ग्रुप और पब्लिक में देर आर a lot of people, right? So but we are talking about dyadic communication. So the answer for this particular question is B, that is interpersonal communication. Because intrapersonal, when you talk about मतलब टॉक विद योर सेल्फ, अपने आप से जब आप बात करते हैं, दैट इज नोन एज इंटरपर्सनल. एंड व्हेन 2 और मोर पीपल आर टॉकिंग, वी कैन से इट इज इंटरपर्सनल. ग्रुप में बहुत सारे लोग हो जाते हैं, यू कैन से 10 to 12 पीपल. एंड पब्लिक तो ऑब्वियसली इट्स इन अ लार्ज क्वांटिटी. आई होप आपके क्वेश्चन समझ में आया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन हेयर इज, what is the primary role of a sender in the communication process. अगर एक communication process चल रहा है, जैसे मैं sender हूँ, मैं आपको मैसेज भेज रहा हूँ, तो मेरा एक primary role क्या होगा? encode the message, decode the message, transmit the message और receive the message. भाई मैं sender हूँ तो why would I receive the message? और transmit किसके थ्रू होता है? ट्रांसमिट किसके थ्रू होता है?
देयर इज अ वे ना, मतलब वहां से वो ट्रांसमिट होके जा रहा है, देयर मस्ट बी समथिंग। यू मतलब यू आर नॉट द ट्रांसमीटर, राइट, यू आर द सेंडर। तो डिकोड कौन करता है? डिकोड तो सामने वाला करेगा ना, जैसे मैंने आपको कुछ भी एनकोड करके भेजा, यू विल डिकोड इट, राइट। सो डिकोडिंग भी नहीं होगा। द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ए, दैट इज एनकोड द मैसेज। क्योंकि कम्युनिकेशन प्रोसेस जो होता है उसमें सबसे पहले सेंडर आता है, सेंडर मैसेज को एनकोड करता है, उसके बाद वो भेज देता है, उसके बाद वो डिकोड कर, फिर मतलब उसके बाद जो रिसीवर होता है वो उसको रिसीव करता है, फिर उसको डिकोड करता है, राइट। So the answer for this particular question is A, that is encode the message. Question number 6. Verbal communication can be divided into. जो verbal communication होता है वो दो पार्ट में डिवाइड हो सकता है, that is oral written, sound and sign, body language and appearance, posture and gestures. तो verbal के बारे में बात कर रहे हैं तो why would we talk about posture, gestures, body language और signs के बारे में हम बात नहीं करेंगे. So the answer for this particular question is A, that is oral and written. So verbal communication can be oral as well as written. चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज क्वेश्चन नंबर 7. While verbal communication in the classroom, a teacher is. सो अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की, जब हम वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो टीचर क्या है? टीचर सेंडर है, राइट. तो सेंडर क्या करता है? अभी जस्ट मैंने बताया, सेंडर एनकोड करता है, रिसीवर होगा स्टूडेंट, और स्टूडेंट क्या करेगा? उसको डिकोड करेगा, राइट. सो द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज बी, बिकॉज क्वेश्चन का थीम सेम थी, पूछने का तरीका अलग था, कंसेप्ट सेम होता है बस वो अलग तरीके से पूछ लिया जाता है. क्वेश्चन नंबर 8 हियर इज, व्हाट इज द नेचर ऑफ मास मीडिया? अपेथेटिक, डायनेमिक, स्टैग्नेंट, नन ऑफ दिस. सो आपको बताना है जो मास मीडिया होता है उसका नेचर कैसा होता है? अपेथेटिक, डायनामिक, स्टैग्नेंट, नन ऑफ दिस. सो द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज बी, दैट इज डायनामिक. मास मीडिया स्टैग्नेंट नहीं होता, डायनामिक होता है. डायनामिक मीन्स दे आर वेरी एक्टिव एंड एवर चेंजिंग, राइट. सो अगर वो चेंज हो रहा है बार बार मास मीडिया, तो वी नीड टू बी वेरी एक्टिव. दैट मीन्स द नेचर ऑफ द मास मीडिया इज डायनामिक. Varun pointed to a photograph and said, "This man is the only son of my grandfather. Identify the relationship of the man." So here is a Varun. तो वरुण ने क्या किया? वरुण pointed a photograph. Here is a photograph and said, "This man is the son. This man is the son, the only son of my grandfather." उसके ग्रैंडफादर ओनली सन, उसका अकेला बेटा है एक सन, एंड द सन ऑफ दिस मैन, वो एक और सन है, उसका सन है, सन ऑफ दिस मैन. सो द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ब्रदर. तो वरुण ने क्या किया? वरुण ने बोला मेरे ग्रैंडफादर हैं, ग्रैंडफादर का एक इकलौता बेटा है, उसके बेटे का बेटा है ये आदमी. तो वो वरुण और ये आदमी क्या होंगे? ब्रदर होंगे, राइट. आर यू गेटिंग इट? उसमें देखो सबसे एंड से जाते हैं. माय ग्रैंडफादर तो वरुण का ग्रैंडफादर हुआ, ग्रैंडफादर का ओनली सन उसका पापा हुआ, ठीक है, उसका पापा हुआ. तो क्या है? ओनली सन, एंड दिस मैन इज द सन ऑफ ओनली सन. तो ये जो आदमी है वो इसी का बेटा है. तो वो इसका बेटा हुआ तो वरुण का भाई हुआ ना, बिकॉज ये इसका तो इकलौता बेटा था और इज द ओनली सन, मतलब ग्रैंडफादर का ओनली सन, उसका एक बेटा. और वरुण ने बताया कि ये मेरा है, तो रिलेशन में क्या हुआ? वरुण इज द ब्रदर ऑफ द मैन इन द फोटोग्राफ. Next question here is, what is the distance that will be covered by a bus moving at 7 km per hour in 30 seconds? तो आपको बताना है कि कितना डिस्टेंस कवर करेगी एक बस अगर वो 72 किलोमीटर पर आवर चल रही है, 30 सेकंड में कितना कवर कर लेगी. सो इसमें ना किलोमीटर पर आवर गिवन है और हमसे क्या पूछा है? सेकेंड्स में पूछा है. तो आर को हमें सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा और किलोमीटर को हमें मीटर में करना पड़ेगा. सो अगर हम यहाँ पे देखते हैं, मैं एक सेकेंड लिख देता हूँ यहाँ पे. हाँ जी.
तो हमें क्या करना है, 72 किलोमीटर पर आवर है ये, 72 किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे हम, राइट। किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए हमने क्या किया, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद क्या था, 30 सेकेंड्स, राइट। तो 30 सेकेंड्स था ना, तो सेकेंड्स को हमें किस में कन्वर्ट करना है, मतलब आर को हमें सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है। इट इज 72 किलोमीटर पर आर। तो 72 किलोमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, और पर आर था, तो पर आर को हमने किस में किया, पर आर को हमने किस में किया, एक आर में 60, जल्दी बोलो यार, 60 मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स में कितने हैं, 60 सेकेंड्स होते हैं, राइट। तो उसके बाद हमने इसको कन्वर्ट कर दिया, तो यहाँ पर हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, इससे 0 से 0 काट दिया, 0 से 0 काट दिया, राइट। तो हमने क्या किया फिर, वेट अ सेकेंड, वेट अ सेकेंड ना, मैं डायरेक्टली करके आपको बता देता हूँ। हाँ जी, सो इट वॉज लाइक कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, राइट। तो स्पीड इज इक्वल टू, स्पीड हमें गिवन है 72 किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड हमें गिवन है 72 किलोमीटर पर आवर, तो हमने उसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया, राइट। और उसको टाइम हमें कितना गिवन है यहाँ पे, डिस्टेंस तो हमें निकालना है, टाइम हमें कितना गिवन था यहाँ पे, 30 सेकेंड्स। तो और नीचे हमें कितना गिवन है यहाँ पे, पर आर गिवन है ना, तो एक आर में 60 मिनट्स होते हैं, मिनट्स को हमें सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है, तो हम 60 से 60 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जब आंसर हमारा डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। तो 72 इंटू 1000 अपॉन में ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 30 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 60 इंटू 60, राइट। तो इसको हम जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर निकालने की कोशिश करेंगे, तब हमारा आंसर निकल कर आएगा d इज इक्वल्स टू 600 मीटर्स। इसको सॉल्व करके देख लेना, अगर आंसर ना आए तो प्लीज राइट इट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। सो द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज सी। तो इसमें पता है क्या करना था, इसमें जो भी टर्म गिवन है ना, उसको हमें कन्वर्ट करना था। जैसे किलोमीटर है तो उसको मीटर में करना था, और आर है तो आर को हमें सेकेंड्स में करना था, राइट। इज दैट क्लियर? ओके, next question here is question number 11. Ram and Shyam were carrying some money such that their money was in ratio 3:8. तो राम और श्याम है, पहले राम और श्याम। तो राम और श्याम के पास पैसा है, वो उस रेशियो में 3:8 में। आ फ्रेंड गिव ईच ऑफ देम ₹5 एंड देयर मनी इज नाउ इन 2:5। तो एक दोस्त ने उसको कितने, 5 रुपए दे दिए, उसके बाद उनका रेशियो हो गया 2:5। तो हम क्या करते हैं, पहले ना इस रेशियो का डिफरेंस देख लेते हैं। तो इसका डिफरेंस कितना होगा, 5, और इसका 3, सही बोल रहा हूं ना। तो इसका है 5, इसका है 3। तो हम इसको क्या करेंगे, रेशियो सेम करने की कोशिश करेंगे। तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 5 से कर देंगे। 3 3 ज़ा 9 एंड 8 3 ज़ा 24, राइट। अब इसको हम 5 से कर देंगे, 5 2 ज़ा 10 एंड 5 5 ज़ा 25। तो आप देख सकते हैं इनका डिफरेंस सब सेम हो गया होगा। कितना हो गया, 15, इधर भी 15। तो इन्होंने बोला कि इन्होंने ना इसे कितने रुपए दिए, 5 रुपए दिए। इन्होंने इसको 5 रुपए दिए थे, तब ये रेशियो बढ़ के ये हो गया था। तो अब हम रेशियो में देखते हैं, रेशियो में एग्जैक्टली कितना फर्क है। तो इस रेशियो में हम देखेंगे कितने रुपए दिए हैं। इट इज लाइक 1 रेशियो। तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी है, 5 रुपए है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, विच इज द स्मॉलर मनी ऑफ द 2। तो सबसे स्मॉलर कितना है, 9। तो एक रेशियो अगर 5 रुपए के बराबर है, तो 9 कितने के बराबर होगा, into 5 5 times 45. So the answer for this particular question is B, that is 45.
5। आई होप आपके क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा एंड विल मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, अ डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट इज वैलिड। एक डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट कब वैलिड होगा? ऑब्वियसली जब सारी चीजें ट्रू होंगी तभी तो वैलिड होगा ना। So the answer for this particular question is the premise are true and the conclusion is also true. बढ़े आगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 13। बच्चे मैंने आपको ये जो पहले दो वीडियोस मेरी आई हुई हैं उसमें मैंने आपको ये बताया था स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो यू कैन पुट अ स्टार ओवर देयर एंड AEIO, राइट। सो क्या करेंगे, ओ इज द प्रपोजिशन स्टैंड फॉर ऑल, नो, सम, सम नॉट। और ऊपर वाले कौन से होते हैं? यूनिवर्सल। नीचे वाले कौन से होते हैं? पर्टिकुलर। और ये वाले कौन से होते हैं? अफर्मेटिव। ये होते हैं नेगेटिव। सो ओ स्टैंड्स फॉर पर्टिकुलर, नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हेयर इज क्वेश्चन नंबर 14। इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द वेन डायग्राम। 4 स्टेटमेंट लिखी हुई हैं, आपको बताना है कि वेन डायग्राम के बारे में कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। A statement is Venn diagram is the most direct method of testing the validity of categorical. B is Venn diagram uses circle to show the relationship among things or group of things. C is Venn diagram is clear method of notation. D is Venn diagram contain a clear diagram of premise and conclusion of categorical syllogism. तो इसमें बताना है कि कौन सा ट्रू नहीं है। So the answer for this particular question is D. Venn diagram contain a clear diagram of premise and conclusion and a categorical syllogism. तो वो मेथड होता है बट इट वाज नॉट क्लियर कि भाई बिल्कुल एग्जैक्ट वही चीज होती है। Categorical is a most direct method of testing the validity of categorical. Yes, Venn diagram एक direct method है। Venn diagram uses circle। हाँ, जब हम ऐसे करके बनाते होते हैं तो वो क्या होता है? Venn diagram ही होता है ना। Venn diagram is a clear method of notation। वो notation का clear method हो सकता है बट एग्जैक्ट ये नहीं बताता कि भाई वो premise conclusion उसको properly एक clear diagram नहीं होता है। Next question here is question number 15. Who defined valid knowledge as free from clause from defect and is not contradicted by the subsequent knowledge. So एक चीज बोली गई थी valid knowledge as free from clause from defect and is not contradicted by the subsequent knowledge. तो ये किसने बोली गई थी? 4 ऑप्शन हमें गिवन है, कुमारिला, भद्रयाना, ऋषि एंड संख्या। सो द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज डी, दैट इज कुमारिला भट्टा। अगर आपको नहीं पता था तो एज ए ऑलवेज से इसको ना प्लीज आप नोट कर लेना, बिकॉज अगर इन फ्यूचर ये क्वेश्चन आता है तो आई डोंट वांट कि आप लोग ये गलत करें। सो आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा एंड वी विल बी मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हेयर इज विरुद्धा हेत्वाभाषा इज द फैलेसी ऑफ। आपको बताना है बच्चे, फैलेसी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फैलेसी से ना क्वेश्चन पूछ ले जाते, तो हमें बताना है विरुद्धा हेत्वाभाषा कौन सी फैलेसी है। अनअप्रूव्ड मिडल, इर्रेगुलर मिडल, नॉन इन्फ्रेंशियल कॉन्ट्राडिक्टेड मिडल और कॉन्ट्राडिक्टरी मिडल। सो द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज डी, दैट इज कॉन्ट्राडिक्टरी मिडल। इज दैट क्लियर? ओके। क्वेश्चन नंबर 17 बच्चे बहुत ही ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन और हर बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन कि हमें बताना है वॉलेटाइल मेमोरी कौन सी है और नॉन वॉलेटाइल मेमोरी कौन सी है, ये क्वेश्चन भी आ जाता है। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि डैश इज अ वॉलेटाइल मेमोरी, तो आपको बताना है वॉलेटाइल मेमोरी कौन सी है। हार्ड डिस्क, रैम, मैग्नेटिक टेप और रोम। सो फटाफट से आंसर बताइए कि क्या हो सकता है, वॉलेटाइल मेमोरी कौन सी है। Okay, the answer for this particular question is B, that is RAM. RAM volatile memory है और ROM non volatile memory है। Okay बच्चे, बढ़ते हैं आगे। Question number 18. How many parts does a URL consist of? आपको बताना है कि URL में कितने पार्ट होते हैं। 2, 3, 4 या फिर 5। The answer for this particular question is B, that is 3. There are 3 main parts of the URL जिसे हम देख लेते हैं। First one is protocol. Second one is
domain name, and the third one is the path कि आपको कहाँ पे जाना है. फॉर एग्जाम्पल जैसे हम सर्च करते हैं HTTPS, राइट. सो HTTPS क्या हो गया हमारा प्रोटोकॉल हो गया. डोमेन नेम हमारा क्या हो गया, youtube.com हो गया. एंड द पाथ की एग्जैक्ट आपको जाना कहाँ पर है, हमें जाना है एडंकल के प्लेटफॉर्म पर, एडंकल UGC. सो URL के मेनली तीन पार्ट होते हैं, दैट इज प्रोटोकॉल, डोमेन नेम एंड दी पाथ. प्रोटोकॉल इज HTTPS hypertext protocol and youtube.com is the domain name and the path is एडंकल UGC, राइट. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन हेयर इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ इंट्रानेट. हमें बताना है कि कौन सा एडवांटेज नहीं है, राइट. So better internal communication, B is safety store corporate information, C is fast sharing of resources with employees, D is enable of globally connected with people to share information. तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सी एडवांटेज नहीं है. So the answer for this particular question is D, that is enable of globally connect people to share information. तो जो इंट्रानेट होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक छोटी एरिया के लिए होता है, एक ऑफिस के लिए होता है, हम उससे ग्लोबली कनेक्ट नहीं कर सकते. सो इट्स अ वेरी बेसिक काइंड ऑफ क्वेश्चन एंड आई होप आप लोगों ने ये सही गेस किया होगा या सही आंसर टिक किया होगा, बिकॉज इंटरनेट इज बेटर इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए होता है और सेफली भी होता है और फास्ट शेयरिंग के लिए भी होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन हेयर इज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ. आपको बताना है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किसका एग्जाम्पल है. बोथ नहीं हो सकता बिकॉज सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस बोथ आर डिफरेंट थिंग, एंड नाइदर भी नहीं होगा. नहीं होगा क्यों नहीं होगा मैं बता देता हूँ, इसलिए नहीं होगा बिकॉज सिंक्रोनाइज और एसिंक्रोनाइज में से एग्जाम्पल होगा, तो इन दोनों को वैसे भी आप डिनाई कर सकते हैं, राइट. सो द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज, आई एम सो सॉरी गाइज, वीडियो कॉन्फ्रेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंक्रोनस टेक्नोलॉजी. बिकॉज सिंक्रोनस क्या होता है, रियल टाइम वीडियो कॉल करते हैं जिसे मैं आपके साथ लाइव करता हूँ या फिर मैं आपको कहीं पढ़ा रहा हूँ, जैसे किसी भी लाइव प्लेटफॉर्म पर जहाँ पर भी हम रियल टाइम होता है, वी बोथ कैन सी ईच अदर, वी बोथ कैन टॉक एट द सेम टाइम, दैट इज नोन एज द सिंक्रोनस टेक्नोलॉजी. तो वो वीडियो कॉन्फ्रेंस जब होती है हम एक दूसरे को देख भी सकते हैं, हम जैसे एक दूसरे को देख सकते हैं, बात कर सकते हैं. एंड फॉर एग्जाम्पल जैसे आप सब लोग करते ही होंगे, अपने फ्रेंड से वीडियो कॉल करते होंगे, राइट. So the video conference is an example of synchronous technology, but asynchronous technology is different, जहाँ पर रियल टाइम नहीं होता. जैसे आपने मेल कर दिया और वो मेल उसने जब देखी, जब उसका रिस्पॉन्स किया, जो एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, दैट इज नोन एज अ सिंक्रोनस टेक्नोलॉजी. क्वेश्चन नंबर 21 here is, when was the good governance day. आपको बताना है कि गुड गवर्नेंस डे दैट इज सुशांत दिवस कब स्टैब्लिश हुआ था. So the answer for this particular question is C, that is in 2014, not in 2012, not in 2013, not in 2015. The answer for this particular question is 2014. So when was the Good Governance Day? Good Governance Day comes in 2014. Question number 22. How many horizon are there in soil? आपको बताना है एक soil के अंदर कितने horizon होते हैं, 2, 3, 4 या फिर 5. द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन है सी, दैट इज 4. 4 मेन टाइप के होरिजन होते हैं एक सॉइल में. क्वेश्चन नंबर 23 हियर इज, सॉरी गाइस, आई एम सो सॉरी. Which of the following is a conventional source of energy? आपको बताना है कि कौन सा conventional source of energy है. कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है? कन्वेंशनल सोर्स होता है नॉन रिन्यूएबल. तो सोलर एनर्जी जो होती है वो रिन्यूएबल होती है कि भाई सोलर एनर्जी अगर सुबह है और सूरज जाने के बाद रात हो गई, चलो वो ख़त्म हो गई, तो दोबारा सूरज आ जाएगा तो वो एनर्जी रिन्यू हो जाएगी, राइट. विंड एनर्जी इज ऑल्सो रिन्यूएबल एंड जियोथर्मल इज ऑल्सो रिन्यूएबल, राइट. बट न्यूक्लियर पावर रिन्यूएबल नहीं है, बिकॉज ये किससे बनती है?
ये जो हमारे रेडियो एक्टिव फ्यूल्स वगैरह होते हैं तो वो तो ख़त्म होते जा रहे हैं ना, तो दे आर नॉट रिन्यूएबल, बट जियोथर्मल इज रिन्यूएबल एज। कहाँ से निकलता है जियोथर्मल? जियोथर्मल क्या होता है? जियोथर्मल इज द अर्थ हीट। सो जो एक अर्थ की हीट होती है, दैट वी कैन से दैट इज नोन एज द जियोथर्मल एनर्जी, एंड दिस इज ऑल्सो रिन्यूएबल। सोलर इज ऑल्सो रिन्यूएबल, विंड इज ऑल्सो रिन्यूएबल, बट न्यूक्लियर इज मेड बाय we can say radioactive fuels, and the fuels got diminishing, and हम बोल सकते हैं they are not renewable. So the answer for this particular question is B, that is nuclear energy. Question number 24. What is the object of national mission for enhanced energy efficiency? आपको बताना है कि एक वो आया था नेशनल मिशन फॉर एनहेंस एनर्जी एफिशिएंसी, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, आपको बताना है चारों में से कौन सा है। तो ए ऑप्शन इज टू स्टैब्लिश इंडिया एज अ ग्लोबल लीडर इन सोलर एनर्जी, to promote the market for energy efficiency by forecasting innovative policy. C is the initiative intended towards catalyzing the finance for energy efficiency sector. D is to support climate adaptation in agriculture through development of climate resilient crops. तो एक बार ध्यान से पढ़ ले। एज आई ऑलवेज से, जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं ना तो उसको इतना ध्यान से पढ़ो जैसे आप एग्जाम में पढ़ रहे हो, राइट? बिकॉज यू आर अलाउड टू डू मिस्टेक हेयर, बट यू आर नॉट अलाउड टू डू मिस्टेक इन एग्जाम। सो उसे ध्यान से पढ़ो और अच्छे से रिप्लाई करने की कोशिश किया करो। सो द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज बी, टू प्रमोट द मार्केट फॉर एनर्जी एफिशिएंसी बाय फोस्टिंग इनोवेटिव पॉलिसी। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द एनर्जी एफिशिएंसी, तो ऑब्वियसली ना अगर दोबारा पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं वो मैच हो जाएगा। वी टॉक अबाउट हेयर इज सोलर एनर्जी, तो सोलर एनर्जी क्या किया, चलो हमने इसको होल्ड पे डाल दिया। वी आर टॉकिंग अबाउट एनर्जी एफिशिएंसी, बट ऐसा नहीं था कि कौन सी एफिशिएंसी। और यहाँ पर तो हम एग्रीकल्चर के बारे में बात कर रहे हैं, क्लाइमेट रिजिलियंट, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, राइट? तो एक बार दोबारा क्वेश्चन को पढ़ेंगे ना तो वी कैन एलिमिनेट फ्यू ऑप्शंस, और कहीं ना कहीं हम एक एजुकेटेड गेस लगा पाएंगे। Okay, so next question here is question number 25. How many countries participated in Earth Summit 1992? 1992 में एक अर्थ समिट हुआ था और हमें बताना है कि उसमें कितनी कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही थी। A is 105, B is 150, C is 172 and D is 192. The answer for this particular question is C, that is 172. So there are 172 countries that participated in the Earth Summit in 1992. क्वेश्चन नंबर 26, द मेन टारगेट ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल। सो बच्चे ये क्वेश्चन ना बहुत बार पूछा गया है, क्योटो प्रोटोकॉल का क्या टारगेट था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का क्या टारगेट था, या फिर क्या करना चाहते थे वो। तो एक बार इसको ना रीड करके चले जाना। टू पुट द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ फोरफ्रंट, टू रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैस एमिशन, C is to stop the production and import of ozone depleting substance, या फिर all of these। जिस लोगों ने भी ये मतलब ध्यान से पढ़ा होगा टॉपिक, उन्हें पता होगा कि क्योटो प्रोटोकॉल का मेन फोकस ग्रीन हाउस गैस एमिशन पर था। सो द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज बी, दैट इज ग्रीन हाउस गैस एमिशन वाज द मेन टारगेट ऑफ द क्योटो प्रोटोकॉल। आई होप बच्चे आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, और नहीं भी आया कोई क्वेश्चन तो प्लीज राइट इट डाउन इन द कमेंट बॉक्स कि सर मुझे ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, क्वेश्चन नंबर मेंशन कर देना। I will explain. When was the Indira Gandhi National Tribunal University at MP established? आपको बताना है इंदिरा गांधी नेशनल ट्रिब्यूनल यूनिवर्सिटी कब स्टैब्लिश हुई थी। So the answer for this particular question is C, that is in 2007. We are not talking about Indira Gandhi National Open University, it is the Tribunal University, और जो कि MP में है, बट इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी 1985 में स्टैब्लिश हुई थी, जो कि न्यू दिल्ली में है। So we are not talking about that, we are talking about the National Tribunal University जो कि MP में है, वो आई थी 2007 में। Next question here is, which of the following commission holds the title of education report as education and national development? तो ऐसी कौन सी कमीशन आई थी जिसने एजुकेशन रिपोर्ट का टाइटल दिया था, दैट इज एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट? ए इज राधा कृष्ण कमीशन, बी इज मुदलियार कमीशन, सी इज कोठारी कमीशन, डी इज इमोशनल इंटीग्रेशन कमिटी। सो द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज सी, दैट इज कोठारी कमीशन।
सो कोठारी कमीशन ने एक रिपोर्ट बनाई थी, इसका टाइटल दिया था एजुकेशन रिपोर्ट एज एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट. Next question here is question number 29. Arrange the following committee and commission chronologically. तो इसमें ना 5 कमीशंस के बारे में लिखा हुआ है, आपको बताना है कि कौन सी पहले आई थी, कौन सी बाद में आई थी. तो आपको ना उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करना है. तो सबसे पहले हम गेस कर सकते हैं कि सबसे पहले कौन सी आई थी. आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो सबसे पहले आई गेस राधा कृष्ण कमेटी आई थी. राधा कृष्ण के बाद मुदलियार कमेटी आई थी. उसके बाद कोठारी कमेटी आई थी. व्हेन वी टॉक अबाउट द कमिटीज एंड देयर आर अदर कमिटीज जैसे इमोशनल इंटीग्रेशन या फिर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन. सो चलो गेस करने की कोशिश करते हैं कौन सी कमेटी कब आई थी. यूजीसी कब आया था. यूजीसी आया था 1956 में. मुदलियार कमीशन आई गेस इन राधा कृष्ण के बाद आई थी ना मुदलियार कमीशन. तो राधा कृष्ण कब आई थी. राधा कृष्ण आई थी 1948 में, बिकॉज राधा कृष्ण कमीशन वॉज द फर्स्ट कमीशन आफ्टर द इंडिपेंडेंस, राइट. सो राधा कृष्ण कमीशन आई थी 1948 में. 4-5 साल बाद मुदलियार कमीशन आ गई थी और मुदलियार कमीशन आई थी 1952 में. और इमोशनल इंटीग्रेशन कमेटी आई थी 1961 में. एंड द कोठारी कमीशन, पहले राधा कृष्ण फिर मुदलियार उसके बाद कोठारी आई थी 1960 समथिंग में आई थी ना, 60 आई गेस 64 में आई थी. सो देख लेते हैं सबसे पहले कौन सी आई थी. हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करनी है राधा कृष्ण कमेटी बी. तो ए हमने हटा दिया, सी हमने हटा दिया, तो हमारे पास 2 ऑप्शन बचे, राइट. तो पहले आया था राधा कृष्ण कमीशन बी, देख लेते हैं. उसके बाद डी, बी के बाद डी इसमें गिवन है, दैट इज मुदलियार कमीशन, राइट. तो यहाँ पर भी डी गिवन है. ओके, राधा कृष्ण के बाद मुदलियार जी आए थे. उसके बाद देखते हैं सी. सी में क्या है, कोठारी कमीशन. तो कोठारी कमीशन कब आया था 64 में. और यहाँ पे क्या है ई, दैट इज यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन. सो ऑब्वियसली 56 पहले आता है. तो द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज डी, दैट इज बी डी ई सी ए. सबसे पहले आई थी राधा कृष्ण कमेटी, राधा कृष्ण के बाद मुदलियार के बाद यूजीसी आ गई थी 1956 में. उसके बाद इमोशनल इंटीग्रेशन कमेटी आई थी 1961 में. उसके बाद आई थी कोठारी कमीशन इन द एंड, दैट इज 1964. सो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा. नहीं भी पता था तो प्लीज़ नोट इट डाउन. इफ अगर इन फ्यूचर पूछा जाता है तो आप गलत ना करें. सो द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज डी. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग IIM वॉज फर्स्ट टू बी स्टैब्लिश इन इंडिया. आपको बताना है सबसे पहला IIM कब स्टैब्लिश हुआ था और कहाँ पर हुआ था. ए इज IIM अहमदाबाद, बी इज IIM बेंगलोर, सी इज IIM लखनऊ एंड डी इज IIM कैलकाटा. सो आप मुझे बताएंगे कि सबसे पहला IIM कौन सा था हमारी इंडिया में. सो द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज डी, दैट इज IIM कैलकाटा, जो आया था 1961 में. सो अगर ये चीज़ आपके लिए नई है तो स्क्रीनशॉट ले लो या अपनी नोटबुक में नोट कर लो. फिर अगर मतलब आपने कर लिया हो तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. एज यू कैन सी देखो 30 क्वेश्चन हो चुके हैं एंड आई डोंट नो कि व्हाट एग्जैक्टली टाइम कितना लगाया है हमें भी 30 क्वेश्चन करने में, बट वी हैव कंप्लीटेड 30 क्वेश्चंस. सो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए. उसके बाद हम 30 क्वेश्चंस और करते हैं एंड एज वी यू ऑल नो कि 60/60 कर रहे हैं तो 60 मिनट से पहले हम 60 क्वेश्चन कवर करने की कोशिश ज़रूर करेंगे. Which of the following is not an objective of value education. जब आप वैल्यू एजुकेशन देते हैं उसका कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है. डेवलपिंग करेक्टर एंड मोरालिटी, डेवलपिंग कल्चरली रिस्पॉन्सिबल करिकुलर, एंड सी इज डेवलपिंग नेशनल इंटीग्रेशन, डी इज डेवलपिंग वोकेशनल competence. So the answer for this particular question is B, that is developing culturally responsible curriculum. Because we don't focus about the culturally responsible curricula. Okay. Next question here is 32. Who proposed the understanding level of teaching? Understanding level of teaching किसने दी थी? मॉरिसन ने, हर्टबार्ट ने, बिगी ने या फिर पियाजे ने? The answer for this particular question is A, that is Morrison. Morrison proposed the understanding level of teaching. Question number 33. Which of the following are objective of adolescent learner? तो adolescent learner की क्या objective थे ये आपको बताना है. Objective are set by the teaching system,
set by the mutual negotiation are predetermined, are flexible and are inflexible. तो एडोलेसेंस लर्नर का हमें क्या बताना है, ऑब्जेक्टिव बताना है. So the answer for this particular question is D, that is A, C and E. A, C and E मतलब ठीक है. बिकॉज एडोलेसेंट लर्नर क्या होते हैं, कहीं ना कहीं ज़िद्दी होते हैं. दे आर नॉट फ्लेक्सिबल कि भाई उसको बोला कि ये कर लो वो कर लो, ये ही वाज लाइक कि नहीं भाई मुझे ये चीज़ करनी है तो मैं यही चीज़ करूँगा. And mutual negotiation, it was not mutual negotiation at that particular point of time, it was the objective set by the teacher system. तो B नहीं हो सकता, राइट. B नहीं हो सकता तो हमने क्या किया, दो ऑप्शन कम कर दिए. उसके बाद A हो सकता है तो A तो दोनों में था. उसके बाद दे आर ऑब्जेक्टिव्स आर प्री डिटरमाइंड, बिकॉज डिटरमाइन किसने की है, टीचर ने की है, तो C भी होना चाहिए. ओके, C भी है. उसके बाद फ्लेक्सिबल और इनफ्लेक्सिबल के बारे में हम देख लेते हैं. तो दे आर नॉट फ्लेक्सिबल, इट इज़ प्री डिटरमाइंड, इट वाज टीचर, तो फिर वो फ्लेक्सिबल नहीं होंगे, वो इनफ्लेक्सिबल होंगे. डी, तो डी भी हटा देंगे हमें. द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज डी, दैट इज ए, सी एंड ई. नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज इट इज इफ अ टीचर इज सीन एक्सप्लॉइटिंग अ स्टूडेंट, इफ अ टीचर इज सीन एक्सप्लॉइटिंग अ स्टूडेंट व्हाट शुड वन डू. अगर हम देखते हैं एक टीचर एक्सप्लॉइट कर रहा है स्टूडेंट को, तो हमें क्या करना चाहिए. स्टूडेंट शुड नॉट इंटरफेयर इन द मैटर, should report to the principal, should guide and request the teacher to stop such activity and should protest against the teacher. So बच्चे जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना, तो इट इज़ अ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन. ये आपको देखना चाहते हैं कि आप कैसा रिएक्ट करते हैं, बिकॉज आप भी एक टीचर बनने वाले हैं, ये आपकी वैल्यूज चेक करते हैं. तो एक चीज़ माइंड में रखना, आंसर ना गांधी जी वाला करना है, कुछ भी गलत आंसर नहीं करना है, कोई भी नेगेटिव आंसर नहीं करना है. तो शुड नॉट इंटरफेयर इन द मैटर, ऐसा नहीं होगा भाई. ऑब्वियसली हमें कुछ तो करना चाहिए ना, बिकॉज समवन इज एक्सप्लॉइटिंग द स्टूडेंट. शुड रिपोर्ट टू द प्रिंसिपल, ऐसा भी नहीं करेंगे हम, बिकॉज क्या है वो गलत मतलब गलत बात नहीं है, इट्स अ गुड थिंग, बट हम चारों में से एक ऐसा ऑप्शन चूज करना चाहेंगे जो पॉजिटिव होगा. Should protest against the teacher? No. Should guide and request the teacher to stop such activity? So the answer for this particular question is C, because इसमें क्या कर रहे हैं हम, रिक्वेस्ट कर रहे हैं या फिर उसको हम समझा रहे हैं. तो दैट इज द थिंग वी शुड डू. और बाकी ये जो पनिशमेंट होते हैं, जो नेगेटिव स्टेटमेंट होते हैं, वी यूजुअली अवॉइड एज अ आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज मॉक्स वर स्टार्टेड इन विच ईयर. तो मॉक्स के बारे में बताना है. मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, ये कब आया था, ये कब स्टार्ट हुआ था. तो मॉक्स वर स्टार्टेड इन द ईयर 2008. आई होप आपको ये क्वेश्चन पता था, नहीं पता था तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग अप्लाइड रिसर्च. अप्लाइड रिसर्च के बारे में आपने पढ़ा होगा, उसमें बताना है कि ये कौन सा ट्रू नहीं है. So it prefer generalization, it assumes that other variable do not change, it aims to say how things can be changed, it implement forecasting approach. So the answer for this particular question is C, that is it aims to see how things can be changed. ऐसा नहीं होता है, हम cause and effect नहीं देखते अप्लाइड रिसर्च में. इट इज़ जस्ट लाइक कि हमने बेसिक रिसर्च देखी और फिर उसको कहीं अप्लाई कर दिया, तो दैट इज नोन एज अप्लाई रिसर्च. वी डू नॉट लुक इन द थिंग कॉल्ड कॉज एंड इफेक्ट. तो कॉज एंड इफेक्ट होता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में. तो वी डो, हमारा एम ये नहीं होता हाउ थिंग्स कैन बी चेंज या फिर वो चेंज हो रही हैं. सो द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज सी. एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च इज एडवर्सरी टू एक्सपोज्ड फैक्टो. तो आप बोल सकते हैं अपोजिट या फिर ओपोनेंट एक्सपोज फैक्टो की क्या है. तो एक्सपोज फैक्टो के जैसा ही क्या होता है, हिस्टोरिकल रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, लाइब्रेरी रिसर्च या फिर नॉर्मेटिव रिसर्च. सो द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज बी, दैट इज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च. बिकॉज इसमें क्या करते हैं हम, एक्सपोज फैक्टो को, कॉज एंड इफेक्ट को नहीं देखते हैं, जस्ट जैसा होता है वैसा ही मतलब बता दिया जाता है. बट एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या होता है, कॉज एंड इफेक्ट थिंग होती है. तो हम बोल सकते हैं कि एक्सपोज फैक्टो का अपोजिट क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है. बिकॉज एक्सपोज फैक्टो में क्या है, कॉज एंड इफेक्ट नहीं है, और कॉज एंड इफेक्ट किस में है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में. दैट इज व्हाई वी सेड दैट इट इज एडवर्सरी या फिर ऑपोजिट, या फिर भी बोल सकते हैं ओपोनेंट है उसका. ओके, क्वेश्चन नंबर 38. केस स्टडीज, सर्वेज एंड ऑब्जर्वेशन मेथड आर यूज्ड टू कंडक्ट विच टाइप ऑफ रिसर्च. हमें बताना है केस स्टडी, सर्वे या ऑब्जर्वेशन मेथड कौन सी टाइप के मेथड में
यूज़ होता है? ए इज़ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, कोजल रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च या फिर ऑल द अबव। तो आपको बताना है कि केस स्टडी, सर्वे या फिर ऑब्जर्वेशन मेथड हम किस में यूज़ करते हैं। वी यूज़ ऑल दीज मेथड इन डिस्क्रिप्टिव स्टडी। तो ऑब्जर्वेशन और सर्वे हम डिस्क्रिप्टिव स्टडी में करते हैं, एक्सपेरिमेंटल स्टडी में हम क्वेश्चन वगैरह यूज़ कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन भी हो सकता है, बट दीज ऑल थ्री वी यूज़ इन डिस्क्रिप्टिव स्टडी। क्वेश्चन नंबर 39, अ गुड थीसिस स्टेटमेंट शुड मीट विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट। एक अच्छी थीसिस कैसी होनी चाहिए? नीचे 4 पॉइंट गिवन है, आपको बताना है कि एक अच्छी थीसिस कैसी होती है। इट शुड बी क्लियर एंड फोकस, यस इट शुड बी क्लियर एंड फोकस। इट शुड बी आर्ग्यूएबल, यस इट शुड बी आर्ग्यूएबल, बिकॉज अगर आर्ग्यू नहीं होगा तो आप मतलब क्या बताएंगे कि भाई ऐसा है तो है। इट नीड्स टू बी आर्ग्यूएबल, राइट। एंड C is it should reflect your position on a topic. Yes, आपके मतलब टॉपिक पर वो आपकी पोजीशन दिखनी चाहिए कि हाँ भाई इसने कुछ काम किया है। So the answer for this particular question is D, that is all of these. समझ में आया बच्चे? Okay. Question number 40. What type of communication is a group communication? Interpersonal, intrapersonal या फिर mass communication? The answer for this particular question is B, that is interpersonal, because intrapersonal when we talk about our with ourselves, mass communication is quite huge, but interpersonal is like 2 or more than people, हम बोल सकते हैं it is a type of group communication as well. So the answer for this particular question is B. Question number 41. Which of the following is not characteristics of the primary group? तो primary group का मतलब main characteristics नहीं है। Proximity, स्टेबिलिटी या फिर सैंपल साइज या फिर स्पेटियल डिस्टेंस। तो प्राइमरी ग्रुप वो होता है जो आपके लाइक बहुत पास होता है। तो प्रॉक्सिमिटी होती है हमारे प्राइमरी ग्रुप में, वो प्राइमरी ग्रुप हमारा स्टेबल भी होता है, स्मॉल साइज भी होते हैं, बिकॉज देर आर वेरी फ्यू फ्रेंड्स जो बहुत ही ज़्यादा क्लोज होते हैं, हम उनको प्राइमरी ग्रुप में रखते हैं, दैट इज नोन एज द प्राइमरी ग्रुप। तो प्रॉक्सिमिटी, स्टेबिलिटी एंड द सैम्पल साइज इज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्राइमरी ग्रुप, बट नॉट करेक्टरिस्टिक्स पूछा है, नॉट करेक्टरिस्टिक्स स्पेटियल डिस्टेंस करेक्टरिस्टिक्स नहीं है। स्पेटियल डिस्टेंस व्हेन वी टॉक अबाउट द स्टार्स, कि स्टार्स हमसे कितना दूर हैं, तो दैट इज अ वेरी ह्यूज डिस्टेंस ना, तो why we talk about in the primary group? So the answer for this particular question is D, that is spatial distance, कोई भी characteristics नहीं है। 42 क्वेश्चन, बॉडी लैंग्वेज इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ, जो आपकी बॉडी मूव करती है, जैसे जैसे आप एक्शंस करते हैं, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं, ऐसा, ये नहीं, वो, मैं आपके एक्सप्रेशंस दे रहा हूँ, तो ये सब किस में आता है? वर्बल कम्युनिकेशन में, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में, फॉर्मल में या फिर इनफॉर्मल में? देखो फॉर्मल इनफॉर्मल इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग, बॉडी लैंग्वेज आएगी या तो वर्बल में या फिर नॉन वर्बल में। तो वर्बल में आ जाती है आपकी जो भी आप बोल रहे हो, आइदर इट कैन बी रिटन, आइदर इट कैन बी ओरल, बट बॉडी language comes under the non-verbal communication. Next question here is question number 43. A teacher classroom exists when? एक टीचर क्लासरूम कम्युनिकेशन कब एग्जिस्ट करती है? ए पॉइंट इज देयर इज अ डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन अ स्टूडेंट एंड द टीचर, अ टीचर कम्युनिकेट विद हिज एंटायर क्लास, सी इज टू और मोर स्टूडेंट इंटरेक्ट विद वन अनदर, none of these. तो एक टीचर क्लास कम्युनिकेशन एग्जिस्ट व्हेन? डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन अ स्टूडेंट एंड टीचर, उसको क्लास कम्युनिकेशन नहीं बोलेंगे। टीचर कम्युनिकेट विद दिस एंटायर क्लास, हाँ इसको बोल सकते हैं। टू और मोर स्टूडेंट इंटरेक्टिव विद वन अनदर, आपस में बात कर रहे हैं बच्चे, क्या मतलब बनता है इस बात का? So the answer for this particular question is B, that as teacher communicate with this entire class will be called ना teacher classroom वो communication। जब वो एक ही बच्चे से बात कर रही है तो क्लास नहीं होगा, और बच्चे आपस में बात कर रहे हैं तो क्या होगा? टीचर कहाँ है वहाँ? So the answer for this particular question is B, that as teacher communicate with this entire class. Question number 44. Cinema is a form of visual media, electronic media, print media या फिर audio media? प्रिंट मीडिया नहीं है, ऑडियो मीडिया नहीं है, एंड द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज बी, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। क्वेश्चन नंबर 45. विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म ऑफ पर्टिकुलर पॉजिटिव प्रपोजिशन? सो ऊपर वाला होता है यूनिवर्सल, नीचे वाला होता है पर्टिकुलर, राइट? A E I O.
सो पर्टिकुलर पॉजिटिव के बारे में बात करें, पर्टिकुलर पॉजिटिव क्या होगा, आई, आई क्या यहाँ पे क्या होता है, सम नो, सॉरी ऑल नो, some or some not. So the answer for this particular question is C, that is some, S is P. Next question देख लेते हैं. I in preposition stand for A, E, I, O. All, no, some not. और ये क्या है, particular affirmative. अभी क्या नाम ने पीछे, वही मैं चीज़ बोल रहा हूँ कि रिपीट हो सकता है कंसेप्ट, बट वो थोड़ा डिफरेंट लैंग्वेज में पूछ लिया जाएगा आपसे. क्वेश्चन नंबर 47. व्हाट इज preposition which supports the conclusion of an argument. अगर एक preposition को मतलब conclusion में argument support कर रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? We called it as premises. तो premises को देख के ही तो हम conclusion निकालते हैं ना. Next question here is which school of knowledge is also known as लोकायाता? वैश्य क्षेत्रिका, चर्वका, बुद्धिस्ट या फिर जैना? So the answer for this particular question is B, that is चर्वका. लोक्यता को चर्वका भी बोलते हैं. Next question here is question number 49. सव्य विचारा हेत्वा भाषा is the fallacy of. आपको बताना है सव्य विचारा हेत्वा भाषा की कौन सी fallacy है. Irregular middle, unproved middle, non-inferential contradictory middle या फिर contradictory middle. तो वो बेचारा है तो हम बोल सकते हैं, कभी कभी आता है इतना बेचारा है उसको मार के भगा देते हैं. सो वी विल से कि सभ्य विचारा इज द हेत्वाभाषी इज द फैलेसी ऑफ इर्रेगुलर मिडल. क्वेश्चन नंबर 50. व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन इन कंप्यूटर सिस्टम? तो कंप्यूटर सिस्टम में सबसे पहले बिट होता है ना, बिट के बाद बाइट होता है, बाइट के बाद एमबी, जीबी, टीबी ये सब आ जाते हैं, राइट. सो द बेसिक यूनिट इज बाइट ओनली. आई होप आप लोगों को पता होगा, क्वेश्चन पढ़ने की भी जरूरत नहीं होगी. ए इज बूट, बी इज बिट, सी इज बाइट, डी इज नन ऑफ द अबव. सो द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज बी, दैट इज बिट. नेक्स्ट क्वेश्चन हेयर इज व्हाट काइंड ऑफ नेटवर्क इज इंट्रानेट? इंट्रानेट के बारे में भी हमने 2-3 क्वेश्चन किए हैं पीछे, एंड आई होप आपको ये क्वेश्चन इजीली आंसर कर पाएंगे, बिकॉज ए में पूछा है पब्लिक, बी में शेयर्ड, सी में प्राइवेट एंड डी इज सिक्योर्ड. तो आपको बताना है कि एक इंट्रानेट कौन सा टाइप ऑफ नेटवर्क है. तो जैसे मैंने आपको बताया था, एक पर्टिकुलर कंपनी लगवा लेती है जस्ट फॉर देयर ओन वर्क, सो वी कैन से इट इज़ अ प्राइवेट नेटवर्क, कि कोई भी इसे यूज़ नहीं कर सकता है. Obviously it is secured also, but here the kind of network internet is private. So next question here is which of the following is an instant messaging smartphone app that does not use VoIP? So there must be an instant messaging smartphone app जिसमें VoIP नहीं लगता है. So the answer for this particular question is D, that is Fire Chat, voice over internet protocol. Next question here is which among the following area belong G2C relation? गवर्नमेंट टू कंज्यूमर रिलेशन कहाँ पर, किस एरिया में होंगे? डेमोक्रेसी, एजुकेशन, पुलिस या फिर टेंडरिंग? तो कंज्यूमर के साथ क्या होगा? डेमोक्रेसी नहीं होगा, पुलिस नहीं होगा. सो द आंसर फॉर द पर्टिकुलर क्वेश्चन इज डी, गवर्नमेंट टू कंज्यूमर रिलेशन इज फॉर एजुकेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन हेयर इज द एथिक्स इन रिसर्च इज नॉट रिलेटेड टू. जब हम एथिक्स की बात करते हैं एक पर्टिकुलर रिसर्च में तो वो किससे रिलेट नहीं करती है? ए इज साइंटिफिक मेथड, बी इज रिलायबिलिटी, सी इज ऑथेंटिसिटी, डी इज सेल्फ इंटरेस्ट. सो द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज डी, दैट इज सेल्फ इंटरेस्ट. अगर आप मतलब जो आपके एथिक्स हैं वो साइंटिफिक मेथड से रिलेट होनी चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए, ऑथेंटिक होनी चाहिए, बट अपनी मर्जी से कर रहे हो तो वो बायसनेस हो जाएगी, वो एथिक्स के खिलाफ हो जाएगी. बिकॉज क्वेश्चन में क्या पूछा था आपसे? नॉट पूछा था. क्वेश्चन नंबर 55. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल कंडीशन ऑफ ओरल कम्युनिकेशन? तो जब आप ओरली कम्युनिकेशन कर रहे हो तो आपको बताना है कि एसेंशियल कंडीशन क्या है. द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज प्रोनाउंसिएशन. लिख कर नहीं दे रहे, वी आर टॉकिंग अबाउट द ओरल कम्युनिकेशन. फेशियल एक्सप्रेशन या फिर स्माइल? तो फेशियल एक्सप्रेशन और स्माइल आर द वी कैन से सेकेंडरी थिंग्स. You must need to be
मतलब यू मस्ट नीड टू प्रोनाउंस थिंग्स वेरी गुड सो दैट सामने वाला बंदा सुन पाए. जो स्माइल है, फेशियल एक्सप्रेशन है, ये तो सेकेंडरी पार्ट हो जाते हैं. भाई आपको मैसेज समझ नहीं आएगा, आप खड़े खड़े स्माइल कर रहे हैं तो उसका क्या फ़ायदा है बताइए. वो अलग बात है अगर आप किसी को देख के स्माइल कर रहे हो तो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट आप जिससे कम्युनिकेशन करना चाहते हो तो प्रोनाउंसिएशन इज़ अ गुड थिंग कि अगर आप उसे बोल रहे हो तो उसको समझ में आए. सो आई होप आपके क्वेश्चन समझ में आओगा एंड वी विल बी मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैरा लैंग्वेज. आपको बताना है पैरा लैंग्वेज की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है. ए इज वॉइस क्वालिटी, बी इज स्पीकिंग स्टाइल, सी इज इनोटेशन, डी इज अब्यूजिंग. तो अब्यूजिंग तो ऑब्वियसली नहीं. वेट अ सेकेंड, नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स, नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैरा लैंग्वेज. वॉइस क्वालिटी होगा, स्पीकिंग स्टाइल होगा, इनोटेशन होगा, अब्यूजिंग. भाई किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हो सकती है. नेक्स्ट क्वेश्चन हेयर इज असर्शन रीजन का क्वेश्चन है. मैंने आपको हर बार समझाया कैसे करना है. पहले स्टेटमेंट पढ़नी है, दोनों ठीक है तो बीच में बिकॉज लगा के देखना है, उस हिसाब से फिर आपको आंसर करना है कि वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है. सो असर्शन में क्या बोल रहा है, टू कम्युनिकेट वेल इन द क्लासरूम इज अ नेचुरल एबिलिटी. रीजन में बोल रहा है क्लासरूम कम्युनिकेशन इज अ ट्रांजैक्शनल प्रोसेस. So the answer for this particular question is B, that is both are true but R is not the correct explanation of A, because यहाँ पे क्या बात हो रहा है, to communicate well in classroom is a natural ability. आपकी ability के बारे में बात हो रही है कि भैया अगर हम communicate करते हैं classroom में अच्छे तरीके से तो वो एक natural ability होती है. And classroom communication is a transaction process. We talk about communication but we are talking two different things. So the answer for this particular question is B, that is both are true but not the correct explanation of A. Next question here is which of the following is not a suggested way to eliminate or reduce barrier of effective communication. Again क्वेश्चन में not लिखा हुआ है तो आपको ध्यान से पढ़ना है कि वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है. एक बैरियर को रिड्यूस करने के तरीके नहीं है. Discuss difference in paradigm, use of mirroring to establish rapport, use of emotion and colorful words. So the answer for this particular question is A, that is use of emotions and colorful words to eliminate reduce barriers effective communication. तो भाई मीठी मीठी चिकनी चिकनी बातें उससे करके तो हम इफेक्टिव बैरियर को रिड्यूस करना चाहेंगे, तो ऐसा कोई सजेस्टेड वे नहीं होता है. देयर मस्ट बी सम अदर वे, बट बटरिंग करना कोई एक अच्छा वे नहीं होता है. आई नो पीपल डू दिस थिंग बट इट्स नॉट अ सजेस्टेड वे, राइट. वी नीड टू बी एथिकल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आर ट्रेडिशनल टाइप ऑफ मीडिया. ट्रेडिशनल टाइप ऑफ मीडिया नहीं है. पेंटिंग, म्यूजिक, लिटरेचर या फिर टेलीविजन. येस, द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ए, दैट इज टेलीविजन. क्योंकि ट्रेडिशनल टाइम वी आर टॉकिंग अबाउट द ओल्ड टाइम, उसमें हम केव्स में पेंटिंग करते थे. देयर मस्ट सम म्यूजिक, देयर मस्ट सम लिटरेचर, जैसे हमने हायर एजुकेशन में पढ़ा था वेदास वगैरह के बारे में, जैनिज्म एजुकेशन, एंड देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ एजुकेशन देयर मस्ट बी इन ट्रेडिशनल टाइप. और म्यूजिक तो काफ़ी टाइम से चला आ रहा है, पेंटिंग्स भी बहुत टाइम से चला आ रहा है, बट टेलीविजन एक ट्रेडिशनल मीडिया नहीं है, इट इज मॉडर्न. नेक्स्ट क्वेश्चन हेयर इज मनोज इज एनकोडेड एट दिस एंड देन अनंत विल बी कोडेड एज विच ऑफ द फॉलोइंग. तो हम देख लेते हैं ये कैसे किया हुआ है. एम के बाद क्या आता है, एन. तो ए के बाद क्या आएगा, बी. भाई सब में बी है. ए के बाद क्या आता है, बी. बी के बाद क्या आता है, सी. तो देर इज अ गैप बिटवीन लाइक एट नेक्स्ट वन. तो बी स्किप है. एन के एम एन ओ पी. तो ओ के बाद क्या आएगा, पी आएगा. तो हमने क्या किया, एक ऑप्शन और हटा दिया. उसके बाद हम गए एन. एन के बाद क्या आता है, एन एम एन ओ पी आता है. दो चीजें. पी के बाद क्यू आता है. तो यहाँ पे दो स्किप की हुई हैं. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो स्किप कर देंगे. ए के बाद क्या आएगा, बी. सी स्किप कर दिया. उसके बाद क्या आएगा, डी. तो यहाँ पर हमने डी देखा तो वो किस में गिवन है, एक ही ऑप्शन में गिवन है. यस, द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ए, दैट इज बी पी डी आर वाई. तो मनोज को हमने कोड किया ऐसे और अनंत को हमने कोड कर दिया ऐसे. इज दैट क्लियर गाइज? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप आपकी क्लास पसंद आई होगी और थैंक यू. स्लाइड देख के खुशी भी हुई होगी कि हाँ 60 मिनट से पहले ही हमने क्या किया है, 60 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए. यस आई नो, मतलब हम 1 घंटा एक प्रॉपरली बैठते हैं तो बीच बीच में नींद आने लग जाती है, बोरिंग हो जाती हैं चीज़ें. बट बच्चों लाइक कुछ ही दिन बचे हैं, कर लो, बिकॉज एग्ज़ाम में आपको 3 घंटे बैठना होता है. तो अभी से थोड़ी आदत डाल लो एंड आई विश यू लक.
आपका सबका एग्ज़ाम अच्छा जाए, आपका JRF क्लियर हो जाए। एंड दिस इज़ आवर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल। आप टेलीग्राम पर सर्च करना UGC नेट की तैयारी। जो भी मेरी वीडियोस आती हैं मैं वहाँ पर लिंक डाल देता हूँ, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। क्विज़ भी पोस्ट करता हूँ, आप वहाँ पे आंसर्स भी कर सकते हैं, क्विज़ भी खेल सकते हैं। एंड कोई भी जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आ रही है तो वो आपको वहाँ पर मिल जाएगी। एंड दिस इज़ आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एड अंकल UGC नेट की तैयारी। एंड आई होप आपको बताने की ज़रूरत नहीं होगी बिकॉज आप ऑलरेडी यहाँ पर बैठ के मेरी वीडियोस देख रहे हैं। सो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा लो, बिकॉज नेक्स्ट जब नोटिफिकेशन आएगी आपके पास की वीडियो आ रही है तब आप देख सकें और अपनी प्रैक्टिस को बढ़ा सकें। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच। एंड जो भी आपको अच्छा लगा अबाउट माई क्लास की सर ये चीज़ें अच्छी थी या फिर जो भी आपको रिव्यू शेयर करने हैं, प्लीज़ यू कैन राइट इट डाउन इन द कमेंट सेशन। बाय बाय गाइज, मिलते हैं हम कल की क्लास में। बाय। Now install all new Edancal mobile app for a holistic learning experience of your higher education. From doubt solutions, preparation notes, exam updates, and practice questions, get all of these under one roof. Follow our social media for latest exam notifications and share your concerns with us through WhatsApp. Like the video, subscribe the channel and comment your suggestions down below. With Edancal, karo life की तैयारी।